दोस्तों, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जो संसद में हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जिन पर कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं करता, उन्होंने आज संसद में ऐसे विषय पर तीखी प्रतिक्रिया दी कि पूरा संसद स्तब्ध रह गया। एक ऐसा ऐतिहासिक पल जिसने मनुवादी सत्ता को हिलाकर रख दिया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह एकदम शुरू से शुरू करते हैं। आज का खास दिन भारतीय संसद के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरा, जब नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने कदम संसद के पवित्र गलियारों में रखे। नीला गमछा कंधे पर लहराता हुआ, हाथ में संविधान की प्रति थामे और चेहरे पर वो दृढ़ता जो सदियों के शोषण को चुनौती देने का साहस रखती थी। चंद्रशेखर ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया, सारी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। ये कोई साधारण प्रवेश नहीं था, ये था एक दलित योद्धा का आगमन जिसने अपने अस्तित्व से ही सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। उनकी मुखाकृति, जिसमें गुस्सा, दृढ़ता और आत्मविश्वास का अनोखा मिश्रण था, बता रही थी कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। संसद का वो कक्ष जो अक्सर शोर शराबे और राजनीतिक नौटंकी का गवाह बनता है, उस दिन एक अनकही शांति की चपेट में था। हर सांसद, हर पत्रकार, हर कर्मचारी की नजरें चंद्रशेखर पर टिकी थी, मानो वे जानते थे कि ये व्यक्ति आज इतिहास रचने वाला है। चंद्रशेखर की खामोशी, जो बोलने के मौके से पहले की थी, अपने आप में एक संदेश थी। वे किसी से एक शब्द नहीं बोले। उनकी ये चुप्पी साधारण नहीं थी, ये थी उस तूफान की शांति जो आने वाला था। नीला गमछा, जो दलित अस्मिता और प्रतिरोध का प्रतीक है, और उनके हाथ में थमा संविधान, जो बाबा साहेब अंबेडकर की देन है, उनके इरादों को और स्पष्ट कर रहे थे। सदन में बैठे सांसदों को यह एहसास हो चुका था कि चंद्रशेखर आज कोई ऐसा मुद्दा उठाने वाले हैं जो न केवल सत्ता पक्ष की नींद उड़ा देगा, बल्कि समाज की गहरी जड़ों में बसी कुरीतियों को भी नंगा कर देगा। उनकी खामोशी में एक गहरी ताकत थी जो बिना बोले ही सत्ता के सामने सवाल खड़े कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, को बोलने का मौका देर से मिला। संसद में उस दिन कई घंटों तक चर्चाएं चली, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सांसदों का ध्यान भटकने लगा। लंबे समय तक सदन की कार्यवाही ने कई नेताओं को थका दिया था। कुछ सांसद अपनी कुर्सियों पर बेचैन हो रहे थे, कुछ मोबाइल पर व्यस्त थे, तो कुछ अपनी फाइलों में झांक रहे थे। माहौल में एक अजीब सी उदासीनता छाई थी। लेकिन तभी स्पीकर की कुर्सी से आवाज गूंजी, नगीना सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद। ये आवाज जैसे बिजली की तरह कड़की और सदन का माहौल एकदम बदल गया। सभी की निगाहें फिर से चंद्रशेखर की ओर मुड़ गईं। ये वो क्षण था जिसका इंतजार न केवल संसद में बैठे लोग कर रहे थे, बल्कि देश भर के वे लाखों लोग भी जो चंद्रशेखर को अपनी आवाज मानते हैं। चंद्रशेखर की यह खासियत रही है कि वे हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें मुख्यधारा की राजनीति जानबूझकर दबा देती है। दलित उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और सत्ता की नाकामियों को उजागर करना उनकी पहचान बन चुका है। 2017 में सहारनपुर में हुए दंगों के बाद जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। जेल से निकलने के बाद उन्होंने भीम आर्मी को और मजबूत किया और दलित युवाओं को शिक्षा और आत्मसम्मान की राह दिखाई। 2024 में नगीना से उनकी जीत ने साबित कर दिया कि जनता अब उन नेताओं को चाहती है जो सच्चाई के साथ खड़े हों। उनकी ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, ये थी उस विचारधारा की जीत जो कहती है कि दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। सदन में उनकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया था। सत्ता पक्ष के सांसद, जो आमतौर पर विपक्षी नेताओं की बातों को हल्के में लेते हैं, उस दिन असहज दिख रहे थे। चंद्रशेखर की खामोशी और उनकी दृढ़ मुद्रा ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वे जानते थे कि चंद्रशेखर कोई साधारण नेता नहीं है। उनकी हर बात में एक गहराई होती है जो समाज की सच्चाई को उजागर करती है। उनकी उपस्थिति ने यह साफ कर दिया था कि आज का दिन संसद में कोई आम दिन नहीं होगा। जब चंद्रशेखर को बोलने का मौका मिला, तब तक सदन में कई सांसद थक चुके थे, लेकिन उनकी आवाज ने जैसे जादू कर दिया। जैसे ही वे खड़े हुए, उनकी आंखों में वो चमक थी जो सत्य और न्याय की खोज में जलती है। उनकी ये खामोशी, जो बोलने से पहले की थी, अब टूटने वाली थी। सदन में बैठे लोग ये अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि चंद्रशेखर आज क्या कहने वाले हैं। उनकी हर बात, हर शब्द एक तीर की तरह था जो सत्ता के दिल को भेदने वाला था। उनकी उपस्थिति ने यह साफ कर दिया था कि वे केवल एक सांसद नहीं, बल्कि एक क्रांति के प्रतीक हैं। चंद्रशेखर की यह खासियत है कि वे हमेशा उन मुद्दों को उठाते हैं जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों से जुड़े होते हैं। दलित उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय और सत्ता की नाकामियों को उजागर करना उनकी राजनीति का मूल है। उन्होंने पहले भी कई बार सत्ता पक्ष की पोल खोली थी, लेकिन इस बार जो होने वाला था वो अभूतपूर्व था। उनकी खामोशी ने सभी को प्रभावित किया और जब वे बोलने के लिए तैयार हुए तो सदन में एक अनकही शांति छा गई। ये शांति केवल सन्नाटा नहीं थी, ये थी उस तूफान की शुरुआत जो चंद्रशेखर की आवाज में छिपा था।
उनके बोलने से पहले सदन में बैठे अन्य सांसदों की चर्चाएं सुनते हुए चंद्रशेखर ने हर शब्द को गौर से सुना। वे जानते थे कि उनकी बारी आने वाली है और जब वो आएगी तो वे कोई ऐसा मुद्दा उठाएंगे जो न केवल संसद को बल्कि पूरे देश को झकझोर देगा। उनकी ये रणनीति कि वे पहले सुने और फिर बोलें, उनकी गहरी समझ को दर्शाती थी। वे जानते थे कि सत्ता पक्ष की कमजोरियां क्या हैं और वे उन कमजोरियों को उजागर करने में माहिर थे। जब स्पीकर ने उनका नाम पुकारा तो सदन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये खामोशी केवल इसलिए नहीं थी कि चंद्रशेखर बोलने वाले थे, बल्कि इसलिए थी कि सभी को पता था कि उनकी बातें सत्ता के लिए असहज होंगी। चंद्रशेखर की उपस्थिति ने यह साफ कर दिया था कि वे कोई साधारण नेता नहीं है। उनकी हर बात में एक गहराई होती है जो समाज की सच्चाई को उजागर करती है। उनकी यह खामोशी जो बोलने से पहले की थी अब टूटने वाली थी, और जब वे बोले तो उनकी आवाज ने न केवल संसद को बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। चंद्रशेखर ने अपने भाषण की शुरुआत से पहले सदन में बैठे सभी सांसदों को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक आग थी जो सत्य और न्याय की खोज में जल रही थी। उनकी ये दृढ़ता, उनकी ये खामोशी और उनकी उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया। ये वो क्षण था जब संसद में सन्नाटा छा गया और चंद्रशेखर की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ने की तैयारी कर ली थी। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये था एक क्रांति का आह्वान जो दलितों के दर्द को, उनके संघर्ष को और उनकी आवाज को संसद के मंच पर लाने वाला था। जब स्पीकर की कुर्सी से आवाज गूंजी, नगीना सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद, सदन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वो क्षण था जिसका इंतजार न केवल संसद में बैठे सांसद कर रहे थे, बल्कि देश भर के वे लाखों लोग भी जो चंद्रशेखर को अपनी आवाज मानते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण नीला गमछा कंधे पर लटकाए, हाथ में संविधान की प्रति थामे धीरे से अपनी कुर्सी से उठे, मानो वे इसी पल की प्रतीक्षा में थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो सत्य की खोज में जलती थी, और उनके चेहरे पर वो दृढ़ता थी जो सदियों के शोषण को चुनौती देने का साहस रखती थी। जैसे ही वे खड़े हुए, सदन की सारी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं। ये केवल एक सांसद का खड़ा होना नहीं था, ये था एक दलित योद्धा का उदय जो सत्ता के सिंहासन को हिलाने के लिए तैयार था। चंद्रशेखर ने अपनी गहरी दमदार आवाज में बोलना शुरू किया। माननीय स्पीकर महोदय, इस सदन में रोज विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। विकास की बातें होती हैं, नीतियों की बातें होती हैं, लेकिन उन मुद्दों को जानबूझकर दबाया जाता है जो इस देश के सबसे कमजोर वर्ग दलितों के उत्पीड़न से जुड़े हैं। प्रशासन की नाकामियों को उजागर करते हैं और सरकार की वास्तविकता को सामने लाते हैं। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर शब्द को तीर की तरह सत्ता पक्ष के दिल में उतार रही थी। सदन में बैठे सांसद जो कुछ देर पहले शोर शराबे में व्यस्त थे, अब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। उनकी आवाज में वो दर्द था जो सदियों से दलित समुदाय ने सहा है, और वो गुस्सा था जो इस अन्याय के खिलाफ भड़क रहा था। चंद्रशेखर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ शोषण का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस सदन में, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन मुद्दों पर बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। उन्होंने हाल की कुछ घटनाओं का जिक्र किया जो दलित उत्पीड़न की क्रूर सच्चाई को उजागर करती थीं। जैसे 2024 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक दलित परिवार को केवल इसलिए जला दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने खेत में सवर्णों के मवेशियों को रोकने की कोशिश की थी। राजस्थान में एक दलित युवक को मंदिर में प्रवेश करने के लिए पीटा गया, और मध्य प्रदेश में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। चंद्रशेखर ने इन घटनाओं को एक एक करके गिनाया, और हर घटना के साथ उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द और गहरा होता गया। क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास? उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर देखते हुए सवाल किया। सदन में सन्नाटा छा गया। सत्ता पक्ष के सांसद जो आमतौर पर विपक्ष की बातों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, इस बार चुप थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। चंद्रशेखर की बातें न केवल सत्य थीं, बल्कि वे उस सत्य का आलम थीं जिसे दबाने की कोशिश वर्षों से की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा, धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों से वोट लेना और विकास के नाम पर चिकित्सालयों और विद्यालयों का निर्माण न करवाकर मंदिरों का निर्माण करवाना, ये कहां तक जायज है? उनकी ये बात सुनकर सदन में बैठे कुछ सांसदों के चेहरे लाल हो गए, लेकिन कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा सका। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया, मैं किसी धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह सवाल पूछना मेरा हक है कि क्या मंदिर बनाकर देश विकसित हो जाएगा? कोई भी देश अपनी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आधार पर ही विकसित माना जाता है, लेकिन इस सरकार का ध्यान केवल अपनी कुर्सी बचाने पर है। उनके शब्द तीर की तरह सत्ता पक्ष के दिल में उतर रहे थे। हर वाक्य, हर सवाल सत्ता की उस पॉलिश को हटा रहा था जो वर्षों से चमक रही थी। चंद्रशेखर ने और तीखा रुख अपनाते हुए कहा, यह सरकार दलित हितों के संरक्षण का दावा करती है। मैं आज सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं। अगर आपकी सरकार वाकई दलितों के हितों की रक्षा करती है तो मुझे बताइए, आपके शासन में कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? तमाम राज्यों में आपकी पार्टी की सरकार है।
एक भी राज्य का नाम बता दीजिए जहां आपने दलित समुदाय से किसी को मुख्यमंत्री बनाया हो। यह सवाल सुनकर सदन में सन्नाटा और गहरा हो गया। सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर मुड़ गईं। प्रधानमंत्री, जो अपनी वाक्पटुता और त्वरित जवाबों के लिए जाने जाते हैं, उस दिन चुप थे। उनके चेहरे पर एक शर्मिंदगी और असहजता साफ झलक रही थी। चंद्रशेखर का यह सवाल न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर गया। चंद्रशेखर ने अपनी बात को और गहराई दी। उन्होंने कहा, यह देश केवल मंदिरों की संख्या से नहीं चलेगा। ये देश तब चलेगा जब हर नागरिक को समान अवसर मिलेंगे, जब दलित बच्चे बिना डर के स्कूल जा सकेंगे, जब दलित महिलाएं सुरक्षित होंगी, जब दलित युवाओं को रोजगार मिलेगा, न कि अपमान। उनकी आवाज में वो दर्द था जो हर उस दलित के दिल में बसता है जो वर्षों से उपेक्षा और अन्याय का शिकार रहा है। उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जिनमें दलितों के लिए आरक्षित योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने आंकड़े पेश किए, 2023-24 में दलितों के लिए आवंटित बजट का केवल 30% ही खर्च हुआ, बाकी लैप्स हो गया। ये है आपकी दलित हितैषी सरकार? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा। चंद्रशेखर का भाषण केवल एक भाषण नहीं था, ये था एक क्रांति का आह्वान। उनकी हर बात में एक गहरी सच्चाई थी जो सत्ता पक्ष को असहज कर रही थी। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर भी सवाल उठाए। जब दलित बच्चे स्कूलों में भेदभाव का शिकार होते हैं, जब उनके लिए बनाए गए छात्रावासों में सुविधाएं नहीं होती, तो आपका विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा? उन्होंने सरकार की उन योजनाओं पर भी निशाना साधा जो कागजों पर तो भव्य दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में खोखली साबित होती हैं। उनके भाषण का सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब उन्होंने अपने गांव की एक घटना का जिक्र किया। मेरे गांव में एक दलित बच्ची को केवल इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसने सवर्ण शिक्षक से पानी मांगा। ये 21वीं सदी का भारत है और हम अभी भी ऐसी मानसिकता से जूझ रहे हैं। उनकी आवाज में वो दर्द था जो हर दलित ने कभी न कभी महसूस किया है। सदन में बैठे कुछ सांसदों की आंखें नम हो गईं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में न केवल दलित उत्पीड़न की बात की, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कैसे सत्ता पक्ष की नीतियां सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय का मतलब केवल आरक्षण देना नहीं है, इसका मतलब है हर व्यक्ति को समान अवसर देना, समान सम्मान देना। लेकिन इस सरकार ने दलितों को केवल वोट बैंक समझा है। उनकी ये बात सुनकर विपक्षी सांसदों ने मेजें थपथपाईं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उनके भाषण का अंत एक चेतावनी के साथ हुआ। यह देश बदल रहा है, दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। हम अपनी आवाज उठाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये था एक युद्ध का ऐलान। चंद्रशेखर ने अपने शब्दों से न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि पूरे देश को यह बता दिया कि दलित समाज अब अपनी चुप्पी तोड़ चुका है। जब वे अपनी सीट पर बैठे तो सदन में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा केवल शांत नहीं था, यह था उस सत्य का सन्नाटा जो चंद्रशेखर ने उजागर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा अपनी बातों से सदन को प्रभावित करते थे, उस दिन चुप थे। उनकी चुप्पी और चंद्रशेखर की गूंज ने संसद को एक नए युग की ओर ले गया। ये था वो पल जब एक दलित सांसद ने सत्ता के शिखर को चुनौती दी और पूरे देश को यह बता दिया कि सत्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण का संसद में दिया गया भाषण केवल एक भाषण नहीं था, यह था एक ऐसी हुंकार जिसने न केवल सत्ता के गलियारों को हिलाया बल्कि देश के हर उस व्यक्ति के दिल को छुआ जो वर्षों से अन्याय और उपेक्षा का शिकार रहा है। उनकी बातें, उनके सवाल और उनकी दृढ़ता ने एक ऐसी लकीर खींच दी जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये वो क्षण था जब एक दलित सांसद ने न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि पूरे देश को यह बता दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब और दबाई नहीं जा सकती। चंद्रशेखर की बातें सत्य की ऐसी आग थीं जो सत्ता की पॉलिश को जला रही थीं, और उनकी हर बात में वो दर्द, वो गुस्सा और वो उम्मीद थी जो दलित समाज के संघर्ष को दर्शाती थी। इस लेख में हम चंद्रशेखर की कही गई बातों पर विचार करेंगे और ये जायज करेंगे कि उनकी आवाज न केवल सही थी बल्कि ये एक ऐसी क्रांति की शुरुआत थी जो भारत को बदलने की क्षमता रखती है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में दलित उत्पीड़न की उन घटनाओं का जिक्र किया जो देश की आत्मा को झकझोर देती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में दलितों पर हुए अत्याचारों की उनकी गिनती न केवल तथ्यात्मक थी बल्कि उसमें वो भावनात्मक गहराई थी जो हर सुनने वाले के दिल को छू गई। उन्होंने जब एक दलित बच्ची की कहानी सुनाई जिसे स्कूल में पानी मांगने की वजह से अपमानित किया गया, तो ये केवल एक घटना नहीं थी, ये था उस सामाजिक व्यवस्था का चेहरा जो आज भी दलितों को बराबरी का हक देने से इनकार करती है। उनकी ये बात जायज थी क्योंकि ये सत्य है कि भारत में दलित समुदाय आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2023 में दलितों के खिलाफ अत्याचार की 50,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं और इनमें से अधिकांश मामलों में न्याय नहीं मिला। चंद्रशेखर का ये सवाल कि क्या यही है आपका सबका साथ, सबका विकास, न केवल सत्ता पक्ष के लिए
बल्कि पूरे देश के लिए एक आईना था जो हमें हमारी कमियों को दिखाता है। उनका यह बयान कि कोई भी देश मंदिरों की संख्या से विकसित नहीं होता, बल्कि अपनी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति से विकसित होता है, गहरे चिंतन का विषय है। यह सत्य है कि धर्म और आस्था का सम्मान करना हर समाज का हिस्सा है, लेकिन जब सरकारें विकास के नाम पर केवल धार्मिक प्रतीकों को बढ़ावा देती हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों को नजरअंदाज करती हैं, तो यह समाज के साथ धोखा है। चंद्रशेखर ने यह साफ किया कि वे किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनकी ये मांग कि सरकार को प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए बिल्कुल जायज है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 से 24 आयु वर्ग के 20% से अधिक युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही रोजगार में हैं। दलित समुदाय में ये आंकड़ा और भी भयावह है। ऐसे में चंद्रशेखर का ये सवाल कि सरकार का ध्यान केवल कुर्सी बचाने पर क्यों है, न केवल सही है, बल्कि ये हर भारतीय को सोचने पर मजबूर करता है। चंद्रशेखर का सबसे मार्मिक और तीखा सवाल था, आपकी सरकार ने कितने दलित मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया? यह सवाल न केवल सत्ता पक्ष को असहज करने वाला था, बल्कि ये भारतीय राजनीति की उस सच्चाई को उजागर करता था जो वर्षों से छिपाई जा रही है। यह सच है कि दलित समुदाय को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में सत्ता के शीर्ष पदों पर उनकी भागीदारी न के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी, जो कई राज्यों में सत्ता में है, ने आज तक किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। यह सवाल न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी में डालने वाला था, बल्कि यह देश की उस राजनीतिक व्यवस्था पर एक करारा प्रहार था जो दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है। चंद्रशेखर की यह बात जायज थी, क्योंकि यह सवाल हर उस दलित युवा के मन में है जो अपने समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी चाहता है। चंद्रशेखर की बातों का प्रभाव केवल संसद तक सीमित नहीं रहा। उनके भाषण ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। लाखों युवा, खासकर दलित समुदाय के लोग, उनकी बातों को साझा करने लगे। ये भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, ये था एक सामाजिक क्रांति का आह्वान। उनकी बातें इसलिए जायज थीं क्योंकि वे उस सत्य को सामने लाईं जिसे दबाने की कोशिश वर्षों से की जा रही थी। दलित समुदाय की उपेक्षा, उनकी शिक्षा और रोजगार में कमी और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचार, ये सभी मुद्दे चंद्रशेखर ने जिस साहस और स्पष्टता के साथ उठाए वो अभूतपूर्व था। मेरा मानना है कि चंद्रशेखर की ये आवाज न केवल दलित समुदाय के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उनकी बातें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें ये याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, ये समानता और न्याय की गारंटी भी है। चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के सामने सत्य को बोलने का साहस ही असली शक्ति है। उनकी ये मांग कि दलितों को उनके हक मिलें, कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं सबके लिए सुलभ हों और कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समानता हो, बिल्कुल जायज है। ये वो सपना है जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था और चंद्रशेखर उस सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। उनके भाषण ने यह भी साबित किया कि दलित समाज अब चुप नहीं रहेगा। उनकी ये चेतावनी कि हम सड़कों पर उतरकर भी अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, एक संदेश है कि अगर सत्ता ने उनकी आवाज को अनसुना किया तो ये समाज और बड़े पैमाने पर अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। ये भाषण न केवल सत्ता पक्ष के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक जागृति का आह्वान था। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यह दिखा दिया कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर उसके पास सत्य और साहस है तो वो सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन को हिला सकता है। उनकी बातें, उनका साहस और उनकी दृढ़ता हमें यह सिखाती हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और इसे लड़ने के लिए हर बार एक नई चिंगारी की जरूरत होती है। चंद्रशेखर उस चिंगारी हैं और उनकी आवाज उस आग को जलाए रखेगी जो भारत को एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में ले जाएगी। दोस्तों, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में जो भी कहा उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो कहा वो सही था या गलत? आप अपना ओपिनियन कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।